गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। माफिया अतीक अहमद को लेकर साबरमती जेल से रवाना हुई यूपी पुलिस आज प्रयागराज पहुंच जाएगी। 28 मार्च को अतीक अहमद की प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होनी है। उसी दिन 2006 में उमेश पाल के अपहरण वाले मामले में प्रयागराज की कोर्ट का फैसला आएगा। इस मामले में अतीक अहमद का भाई अशरफ भी आरोपी है। दरअसल अतीक गैंग पर आरोप है कि उमेश पाल का अपहरण कर उससे जबरन गवाही ना देने का हलफनामा लिया गया, लेकिन जब उमेश पाल की गवाही हुई तो इस साल उसकी हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप अतीक अहमद के परिवार पर है। अब आज अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस प्रयागराज पहुंच रही है, लेकिन अतीक अहमद बुरी तरह डरा हुआ है। उसका कहना है उसे मारा जा सकता है। वहीं अतीक अहमद के भाई अशरफ को बरेली की जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। आपको वो रूट दिखाते हैं जिस रूट के जरिए, जो संभावित रूट है साबरमती से प्रयागराज तक का, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। साबरमती, फिर हिम्मतनगर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झांसी, बांदा और फिर प्रयागराज। पहले उसको नैनी जेल रखा जाएगा, उसके बाद 28 मार्च को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसको लाने के दौरान उसके साथ में 20 पुलिसकर्मी हैं जो हथियारबंद हैं, 2 पुलिस वैन हैं और रास्ते में उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, ऐसा दावा है उत्तर प्रदेश पुलिस का। रास्ते में पुलिस ने कुल 18 ऐसे पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर पुलिस को अगर रुकना पड़ेगा तो केवल उन्हीं स्थानों पर रुका जाएगा और वहां पर सुरक्षा के इंतज़ाम पहले से किए गए हैं। हालांकि जेल से निकलने के बाद उसने तुरंत कहा कि उसको इस बात का डर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसको मार देगी, और ये बात वो पहले भी कई बार अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में कह चुका है। फिलहाल वो साबरमती जेल में था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसको साबरमती जेल में भेजा गया था। जिस मामले में उसको लाया जा रहा है ये मामला 2006 का है, जब राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को किडनैप कर लिया गया था और किडनैपिंग का आरोप लगा था अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर। हालांकि ये भी आरोप है कि अतीक ने जो उमेश पाल था उससे जबरन ये हलफनामा लिखवा लिया था कि उसके खिलाफ वो गवाही ना दे। लेकिन 2007 में फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ उमेश पाल की किडनैपिंग का मामला दर्ज किया था। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। इसी मामले में उमेश पाल ने 24 फरवरी को प्रयागराज कोर्ट में गवाही दी थी और जब गवाही देने के बाद वो वापस लौट रहे थे तब घर के सामने ही उनकी ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का आरोप भी अतीक अहमद और उसके परिवार के लोगों पर लगा था। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एक जो ड्राइवर था, जिस कार में शूटर आए थे, वो ड्राइवर जो है इनकाउंटर में मारा गया है और बाकी के जो शूटर है वो फरार हैं। अतीक अहमद की पत्नी और उसका बेटा, जो बड़ा बेटा है, वो भी इस मामले में फरार चल रहा है। उन पर 2.5 लाख का इनाम है। लेकिन उमेश पाल जो है उन्हीं का ये मामला है किडनैपिंग का, और वो इसमें खुद गवाही थे। सबसे अच्छी बात यह है कि वो गवाही दे चुके थे, उसके बाद उनकी हत्या हुई थी। तो ये पहला मामला है जिसमें अतीक अहमद के खिलाफ पूरा ट्रायल हुआ है। बाकी मामलों में या तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ है या फिर जो गवाह है वो मुकर गए हैं या फिर गवाहों की हत्या हो गई है। तो ये जो पहला मामला है जिसमें उमेश पाल अपने केस की खुद गवाही दे गए हैं, उनकी बाद में हालांकि हत्या हो गई, तो इसका ट्रायल पूरा हो गया है। और 17 मार्च को जो प्रयागराज का विशेष एमपी एमएलए कोर्ट है उसने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब 28 मार्च को इस मामले में जजमेंट आना है जिसमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ जो हैं आरोपी हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला होता है। लेकिन जो अतीक अहमद है वो एक हाई प्रोफाइल अपराधी है और उसके राइवल गैंग भी उस पर हमला कर सकते हैं। उसको देखते हुए कोर्ट परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। जिस रास्ते से आ रहा है उस रास्ते पर कड़ी सुरक्षा है, पुलिस की निगरानी है और 20 पुलिसकर्मी हथियारों से लैस उसके साथ में चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब 28 मार्च को देखना होगा कि कोर्ट में क्या कुछ होता है। लेकिन अगर इस मामले में अतीक अहमद को कोर्ट कन्विक्ट करती है तो ये पहला मामला होगा जिसमें उसका कन्विक्शन होगा और ये पहला मामला है
जो अपने किसी अंजाम तक पहुंच पाएगा, क्योंकि बाकी मामलों में जो ट्रायल है वो शुरू नहीं हो सका है या फिर गवाह मुकर गए। अतीक के खिलाफ 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं और अलग अलग थानों में, अलग अलग इलाकों में ये मामले दर्ज हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में ट्रायल पूरा नहीं हो सका है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार हंगामा जारी है। आज बजट सत्र के दूसरे चरण का 10वां दिन है। पहले 9 दिन से संसद की कार्रवाई लगातार ठप है। इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार हंगामा कर रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग पर आ रहा है, वहीं विपक्ष जेपीसी जांच की मांग करते हुए लगातार हंगामा कर रहा है। राजीव रंजन है हमारे साथ। राजीव, पहले यह था कि बीजेपी चाहती थी कि राहुल माफी मांगे, कांग्रेस चाहती थी कि जेपीसी बने, जो उनके मामले हैं उन पर जांच हो, लेकिन अब एक और मामला जुड़ गया राहुल की सदस्यता का। ऐसे में आज का दिन संसद में पिछले दिनों के मुकाबले कुछ अलग नहीं रहने वाला होगा। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। संसद में आज भी हंगामा होगा और बहुत जोरदार तरीके से हंगामा होगा। और विपक्ष के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनकी चेंबर में जो मीटिंग होती है, आज खबर ये है कि पहली बार उस मीटिंग में, इस पूरे बजट सत्र की बात करें तो पहली बार टीएमसी के 2 सांसद हिस्सा लेंगे। जवाहर सरकार और प्रसून बनर्जी के सूत्रों को वाली जानकारी मिल पा रही कि ये दोनों सांसद टीएमसी की ओर से हिस्सा लेंगे इस बैठक में। यानी संसद में जो सरकार को घेरने के लिए जो रणनीति बनने जा रही है, उसमें अब टीएमसी भी आ गई। तो यानी कह सकते हैं कि समूचा विपक्ष जो है एक साथ आ गया है सरकार को घेरने के लिए। तो ये कह सकते हैं कि विपक्षी रणनीति में एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देख सकते हैं कि सरकार को घेरने की जो बात कर रहे हैं। राजीव, खबर यह है कि टीएमसी वाले मुंह पर काला कपड़ा बांध कर आएंगे और सांसद जो कांग्रेस के हैं वो ब्लैक ड्रेस में विरोध स्वरूप। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से राहुल की सदस्यता गई है और खासतौर से विपक्ष नेताओं को लग रहा है कि ये सरकार की ओर से जो दबाव बनाया गया है, जो सोची समझी रणनीति बनाई गई है और उसकी साजिश का नतीजा है कि इतना जल्द राहुल की सदस्यता संसद की सदस्यता चली गई है। और यही वजह है कि कांग्रेस के जो सांसद है वो संसद में कहा यह जा रहा है कि वो काले कपड़े पहन के आएंगे विरोध स्वरूप सरकार के फैसले को। तो टीएमसी के जो नेता है अपने मुंह में काली पट्टी बांध के आएंगे। राजीव, क्या इस बात की भी संभावना है कि जिस तरह से कल प्रियंका गांधी हमलावर थी प्रधानमंत्री से लेकर पूरी सरकार पर, उसको लेकर भी कुछ विरोध प्रदर्शन देखने को मिले सत्ता पक्ष की तरफ से? बिल्कुल हो सकता है कि देखिए, अब देखने वाली बात ये होगी कि अब तक सत्ता पक्ष जो है लोकसभा में खासतौर से अपनी सीट पर के मांग कर रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगो। क्योंकि अब जो है राहुल गांधी जो है संसद सदस्य नहीं रहे लोकसभा के, तो ऐसे हालात में जो सत्ता पक्ष के सांसद है वो क्या डिमांड करते हैं लोकसभा में, यह भी देखने वाली बात होगी और वही राज्यसभा में भी। तो सत्ता पक्ष जो है इस मामले को लेकर ओबीसी को लेकर जोड़ रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बात कही है, पूरा ओबीसी समाज को अपमान किया है और इस समाज के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसको लेकर उनकी रणनीति है और उनका ये कहना है कि ये जो विरोध हो रहा है, सत्याग्रह हो रहा है, ये कोर्ट के फैसले के खिलाफ हो रहा है, जो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। राजीव, राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो जब उनसे माफी के मुद्दे पर पूछा गया था तो उन्होंने कहा था सावरकर नहीं हूं मैं, गांधी हूं जो सही बात के लिए कभी माफी नहीं मांगता। ये कितना बड़ा मुद्दा रहेगा आज, क्योंकि उद्धव ठाकरे भी आज कह गए हैं कि ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सावरकर का। देखिए, ये बिल्कुल मुद्दा रहेगा, लेकिन ये मुद्दा जो है महाराष्ट्र की जो पार्टी है उनके लिए रहेगा और खासतौर से जो महाराष्ट्र आघाड़ी जो मोर्चा है, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस के साथ जो मोर्चा है उनके लिए सहज नहीं है। आपको ये बता दें कि प्रियंका चौधरी साफ तौर पर कह चुकी है सावरकर का अपमान हमें बर्दाश्त नहीं है। तो ये जो है एनसीपी के लिए बात करें या दूसरी पार्टियों की बात, जो महाराष्ट्र जो रंजीत की पार्टी है और ये पार्टी है, उनके लिए असहज होगा राहुल गांधी का बयान। शुक्रिया आपका राजीव इस पूरे अपडेट के लिए। जो उद्धव ठाकरे का बयान है उस खबर को हम अभी थोड़ा नीचे और दिखाएंगे डिटेल में कि उद्धव ठाकरे ने क्या कहा है, लेकिन आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, हम आप तक वापस लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है।
इसके विरोध में आज भी कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। साथ ही आज अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस के सभी सांसद काले कपड़े में संसद पहुंचेंगे। इससे पहले कल कांग्रेस ने देश भर में गांधी प्रतिमाओं के सामने संकल्प सत्याग्रह किया। वहीं दिल्ली में राजघाट के बाहर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह रहा। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, मेरे परिवार का बीजेपी नेताओं ने अपमान किया है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही प्रियंका ने कहा, उनके परिवार ने इस देश के लोकतंत्र को खून से सींचा। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता, लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में गांधी समाधि के सामने कांग्रेस का संकल्प सत्याग्रह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यहां पूरे तेवरों में नजर आईं। राहुल गांधी के खिलाफ लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे सीधे हमले किए और चुनौती दी कि हिम्मत हो तो केस करके दिखाएं। दिल्ली के संकल्प सत्याग्रह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता पहुंचे। कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है, अपनी सत्ता के पीछे छुपा हुआ है, अहंकारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गांधी परिवार के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने इन आरोपों को भी निराधार बताया, जिनमें राहुल गांधी पर ओबीसी समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब देने में देरी नहीं की। नीरव मोदी ओबीसी है, मेहुल चोकसी ओबीसी है, ललित मोदी ओबीसी है। अरे ये तो देश का पैसा लूट के भाग गए। ये भगोड़े हैं और भगोड़ों को बोले तो आपको क्यों दर्द होता है? जानबूझ करके आप ओबीसी को गुमराह करने के लिए आप अभियान चलाना चाहते हो। आरएसएस जानते हो किस प्रकार काम करता है, आपको सचेत देना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, मैं ओबीसी का नहीं हूं क्या? मैं 3री बार मुख्यमंत्री बनाया गया। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी बैठी है, तो मुख्यमंत्री बनता हूं बार बार। इससे बड़ा क्या हो सकता मैसेज ओबीसी के लिए? अहंकार बड़ा है, समझदारी छोटी है। हम ये जरूर कहना चाहेंगे और स्पष्ट रूप में कहना चाहेंगे, सब समाज को नीये साथ में आगे ही बढ़ते जाना है। पिछड़े समाज के विरुद्ध इस प्रकार की घृणा और वैमनस्य की बात करते हैं और उस पे आपको जब न्यायालय के द्वारा सजा होती है और फिर जब आप उसमें राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, तो इसमें मुझे उद्दंडता और निर्लज्जता दोनों नजर आती है। दिल्ली में राजघाट तो देश भर में गांधी प्रतिमाओं के सामने रविवार को कांग्रेस नेताओं ने संकल्प सत्याग्रह आयोजित किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के सत्याग्रह पर सवाल खड़े किए। अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्याग्रह नहीं कर सकता। भारत को कटघरे में खड़ा करने वाला व्यक्ति और भारत के बहादुर जवानों के प्रति जिनके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, उन जवानों के प्रति भी सम्मान का भाव जिस नागरिक के मन में नहीं, और सत्याग्रह की अगर बात करे तो ये अपने आप में इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। लोकसभा से राहुल गांधी के निष्कासन के बाद अब कांग्रेस को यह साफ हो गया है कि उसे सड़क पर उतरकर
अपने राजनीतिक वजूद को बचाने की लड़ाई लड़नी होगी, जिससे कि वो अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को दोबारा हासिल कर सके। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि राजघाट पर इस संकल्प सत्याग्रह से जो शुरुआत हुई है वो आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में क्या रूप लेती है। राजघाट से गौरी प्रसाद के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो हिंदुत्व के विचारक सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। उद्धव ने राहुल को चेतावनी देते हुए कहा कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने राहुल का पक्ष लेते हुए यह भी कहा कि उन्हें जानबूझकर उकसाया जा रहा है। साथ ही उद्धव ने कहा कि राहुल जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। आपको बता दें कि संसद सदस्यता जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते। तो यहां आप उद्धव ठाकरे को देख रहे हैं, एक तरफ उन्होंने नाराजगी जताई तो दूसरी तरफ राहुल का समर्थन भी किया। बीजेपी का मिशन कर्नाटक परवान पर है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां की। इस दौरान उन्होंने बीदर में एक जनसभा में कहा कि कर्नाटक में मुसलमानों को दिया गया 4% आरक्षण संविधान के मुताबिक नहीं था, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है और कांग्रेस सरकार ने ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते मुसलमानों को आरक्षण दिया था। शाह ने इस मौके पर कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिम आरक्षण को समाप्त कर राज्य के 2 प्रभावशाली समुदाय लिंगायत और विकोलिंगा में बांटने और ओबीसी मुसलमानों को 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में डालने के फैसले की सराहना की। कांग्रेस और बीआरएस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लालच में हैदराबाद मुक्ति के शहीदों को याद नहीं किया गया। आज भी केसीआर सरकार हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने में हिचकती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि रिजर्वेशन के अंदर हम बदलाव करेंगे। एक कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक को खुश करने के लिए 4% माइनॉरिटी रिजर्वेशन लगाया था, उसको हटाकर 2% वोकलिका और 2% हमने वीर शैव और लिंगायत को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। जो माइनॉरिटी को आरक्षण दिया था ना, वो संविधान सम्मत नहीं था। संविधान के अंदर धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देने का कोई प्रोविजन नहीं है। ये कांग्रेस सरकार ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया था। They think that reservation can be distributed like their property. It is not their property, it is their right. The minorities of this soil are living and they have their own rights. I am confident the Congress party will come to power after the next 45 days. We will scrap all this reservation. Within 90 days, they can't change 3 times. There is no base. There is no any report. No proper inquiry has been done. So politically, they know that this government is full of corruption. They have lost the base. The Honorable Prime Minister, Home Minister, all of them are coming and staying here only to somehow see that they get back their government. दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। उनसे ईडी 2 दिन पूछताछ कर चुकी है। उनसे अब तक 19 घंटे के सवाल जवाब हो चुके हैं। इस मामले में खुद के महिला होने का हवाला देते हुए कविता सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा था कि उनसे ईडी दफ्तर में नहीं बल्कि घर पर पूछताछ होनी चाहिए। साथ ही कविता ने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई न करने के आदेश जारी किए जाएं। इस मामले में ईडी ने भी कैविएट याचिका दायर कर कहा कि कोई आदेश जारी करने से पहले उनकी दलील भी सुनी जाए। आज सुप्रीम कोर्ट इन्हीं मामलों की सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पूछताछ पर रोक से इनकार किया था। तो यहां अब देखना होगा कि क्या के कविता जो चाहती हैं वो हासिल होता है उन्हें सुप्रीम कोर्ट से, या फिर अगली बार जब उन्हें बुलाया जाएगा तो उन्हें ईडी ऑफिस ही जाना पड़ेगा। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे का शव बनारस के सारनाथ के एक होटल में मिला।
माना जा रहा है कि अभिनेत्री ने फांसी लगाकर जान दे दी। वो 1 महीने से सारनाथ के होटल में रहकर भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। आकांक्षा दुबे ने क्यों आत्महत्या जैसा कदम उठाया, इसकी जांच पुलिस कर रही है। और इसी पर अजय सिंह की सारनाथ इलाके में उस वक्त एक सनसनी फैल गई जब वहां के एक होटल सोमेंद्र के एक कमरे में भोजपुरी अभिनेत्री जो वहां टिकी हुई थी, वो जब बहुत देर तक दरवाजा नहीं खोली तो जब पुलिस को बुला करके दरवाजा खोला गया तो वो मृत पाई गई। पता चला कि भोजपुरी फिल्म की जो ये अभिनेत्री हैं ये आकांक्षा दुबे हैं, जो भदोही के चौरी इलाके के पास के परसीपुर गांव के रहने वाली है। इनका ज़्यादातर परिवार मुंबई महाराष्ट्र में रहता है और वो भोजपुरी फिल्मों की मॉडल है और यहाँ पर सारनाथ एक शूटिंग के लिए यहाँ पर आई हुई थी। इस जगह पर वो उनकी शूटिंग चल रही थी। 2 दिनों से 22 तारीख से वो यहाँ पर आकर के उस होटल में रुकी हुई थी और आज सुबह जब 7 बजे के लगभग 10 बजे के आसपास जब उनकी मेकअप आर्टिस्ट जो है, जो उनको जगाने के लिए जब उनको आई, बेल दबाया, बहुत कई बार उन्होंने जो है बेल दबाने की उनको फ़ोन करने की कोशिश की, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, बेल दबा रही थी। जब बेल भी उससे भी नहीं उठी तो फिर होटल के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस जब आई उसका दरवाज़ा तोड़ा तो वो फांसी लगाई हुई मिली, लटकी हुई मिली और उनकी जब तक पुलिस उसे उतारती तो उनकी मौत हो चुकी थी। इसमें कोई सुसाइड नोट उन्हें वहाँ पर नहीं मिला है। अलग अलग तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कल किसी बर्थडे पार्टी में वो गई थी और जो उनकी मेकअप आर्टिस्ट है वो बता रही थी कि वो बहुत अच्छी है, मिलनसार हैं। इस तरीके का उम्मीद किसी को नहीं था, ना पूरे यूनिट को इस तरीके की उम्मीद थी कि आखिर क्या बात हुई, किस वजह से, किस डिप्रेशन में आकर के उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, सुसाइड किया। तो पुलिस को भी प्रथम दृष्टया तो ये फांसी नज़र आ रही, लग रहा है कि सुसाइड किया, उन्होंने आत्महत्या का केस नज़र आ रहा है। लेकिन आगे वो तफ्तीश कर रही है और लोगों से पूछताछ करेगी, जानकारी करेगी। लेकिन एक मॉडल भोजपुरी फिल्म की एक अभिनेत्री के जाने से जहाँ भोजपुरी फिल्म जगत के लोग स्तब्ध हैं, हर जगह उनकी चर्चा हो रही है, वहीं ये लोग इस दुखद घटना से परेशान भी है। वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने इतिहास रच दिया। भारत के बॉक्सर लवलीना, निखत जरीन, नीतू और स्वीटी ने गोल्ड मेडल जीता। अब तक के वर्ल्ड बॉक्सिंग के इतिहास में भारत का यह सबसे शानदार प्रदर्शन है। लवलीना ने 70 से 75 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता तो निखत ने 48 से 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। इससे पहले नीतू ने 45 से 48 किलोग्राम वर्ग में और स्वीटी ने 75 से 81 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। 4 गोल्ड मेडल के साथ भारत का अब तक का यह सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। तो निखत जरीन ने आसानी से वियतनाम के बॉक्सर को 5-0 से हराया। निखत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी और उन्होंने इतिहास रच दिया। इससे पहले मैरी कॉम 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, उन्होंने मैरी कॉम की बराबरी की। निखत ने दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पिछले साल से वो लगातार सुपर फॉर्म में है और बड़ी बात है कि इस बार ओलंपिक्स वेट कैटेगरी में जीता है। ओलंपिक्स का इशारा है ये? बिल्कुल सर, मैंने जैसे आपको कहा था कि तैयारी ओलंपिक्स की है। जो मेरा अल्टीमेट ड्रीम है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना, उसी रास्ते पे हूँ मैं और आई बिलीव दिस इज़ जस्ट ए स्टार्ट। आगे और भी चैलेंजेस आएंगे रास्ते में, बट मैं उन सब के लिए रेडी हूँ और ज़्यादा मेहनत करूँगी यहाँ से। इस कंपटीशन में मैंने जो भी मिस्टेक्स किए हैं वो मैं देखूँगी। कैंप जब स्टार्ट होगा कोचेस से बैठ के डिस्कस करके फिर उस चीज़ पे हम काम करेंगे। अच्छा, आपका जो वेट कैटेगरी चेंज हुआ है इसमें काफ़ी बदलाव करना पड़ा आपको टेक्निक में, क्योंकि मैंने आपका जो सेमीफाइनल देखा था वो अल्टीमेट मैच था। लाइटनिंग स्पीड से आप ये कर रहे थे, साइड से निकल के भी, मतलब जितना टेक्निक फुल फ्लेजेड लगा था। आपको लगता है बहुत सारे चेंज करना पड़ा? हाँ, हर बॉक्सर के साथ खेलना, आई मीन सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं, तो यहाँ पे हर बॉक्सर के साथ मुझे डिफरेंट स्टाइल में खेलना पड़ा। बट इंग्रिड के साथ मैं पहले खेल चुकी थी तो मुझे आइडिया था उसके साथ कैसे खेलना, इसीलिए कॉन्फिडेंटली होके मैं खेली और मैं यूनानिमस जीती। तो मेरे लिए वो कंपटीशन, ये कंपटीशन का सबसे बेस्ट बाउट मेरा सेमीफाइनल बाउट रहा है, बिकॉज वो एक्सपीरियंस बॉक्सर भी रह चुकी है। आई मीन रियो ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है और प्रीवियस वर्ल्ड चैंपियनशिप 50 kg की सिल्वर मेडलिस्ट है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक अच्छे बॉक्सर को हरा के फाइनल में पहुंचना। इसलिए मैं आपके वोट पे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, ये तो चोट आपको लगती है और लगती रहेगी। लेकिन जो टूर्नामेंट से बाहर की बात, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो आपकी इच्छा थी मर्सिडीज खरीदना और प्रॉमिस भी हुआ था कि आपको होगा।
और आपके फादर से आज दोपहर में बात हुई है, घर में दुआएं हो रही थी, पहला विश वही होगा मर्सिडीज? हाँ, बोला तो है कि मर्सिडीज लूंगी। अभी महिंद्रा थार मिल रही है मेरे को, तो पता नहीं कि मैं मर्सिडीज लूंगी या नहीं, बट मेरा फिलहाल मेरा ये है कि मैं अपने पेरेंट्स को उम्रा के लिए भेजूं, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, होली मंथ, तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरे को प्राइज मनी मिल रही है उससे मैं मेरे पेरेंट्स को उम्रा के लिए भेजूंगी। ये कितनी बड़ी बात है, हम 44 से 3 पे आए, आज चाइना से ज़्यादा हमारे पास गोल्ड मेडल है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सर। जैसे कि मैंने कहा, दिस इज जस्ट स्टार्ट। अभी विमेन बॉक्सिंग और ऊपर आएगी। आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा तो हम लोग और मेहनत करेंगे और ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहेंगे। बस एक सेलिब्रेशन पे आप हर बार बोलती हैं बिरयानी खाएंगे, सर वहाँ खाना है, यहाँ खाना है, हम लोग भी शामिल होंगे। हैदराबादी की बात कहीं और नहीं मिलती है सर। हैदराबादी बिरयानी हैदराबाद में ही बेस्ट मिलती है, तो मैं वहीं जाके खाऊंगी, वो भी घर की। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। उधर लवलीना ने भी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 70 से 75 ग्राम किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सर कैटलिन एन पार्कर को हराया। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर हुई और लवलीना ने 3-2 से मुकाबला जीत इतिहास रच दिया। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीते, चारों की अलग अलग कहानी है। और अगर लवलीना को अगर डिस्क्राइब करें तो फोकस के आपकी काफ़ी सपोर्ट स्टाफ, टीम, सब कोई आपको फोकस का जो अल्टीमेट एग्जांपल बोल रहे हैं, चाहे मैदान के बाहर हों, पर्सनल लाइफ में हो, ये आपको लगता है कि आपके फोकस का रिवॉर्ड है ये गोल्ड, क्योंकि पहले 2 बार आपको ब्रॉन्ज मिल चुका है। हाँ जी, आज का इस दिन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। इस कंपटीशन के लिए हमने सभी ने बहुत ज़्यादा फोकस रखा था। सभी के सपोर्ट के वजह से आज मैं चैंपियन बनी और बहुत अच्छा लग रहा है। और जो ये एक तपस्या है, हर एक कंपटीशन एक तपस्या होता है और लास्ट में जब रिजल्ट आता है बहुत अच्छा लगता है। लवलीना, आपको 2017 में जो यूथ चैंपियनशिप हुआ था वहाँ आपने गोल्ड जीता था, ओलंपिक्स में जीता। मैंने आपको जो फॉलो किया है, आप एज ए पर्सन, एज ए बॉक्सर में आप में लगता है काफ़ी चेंज आया है? बहुत चेंज तो आया है, गेम में भी बहुत सारा चेंज आया है, क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। ओपोनेंट को देख के हमें स्ट्रेटजी बनाना आता है, रिंग के ऊपर कैसे गेम को चेंज करना है, बहुत सारी बात आते हैं। और वो अगर जब एक्सपीरियंस बढ़ते जाते हैं तो वो रिंग के ऊपर दिखाई देते हैं। और 69 में जब आपने मेडल जीता था, बहुत ज़्यादा इस तरह का आपको दबाव नहीं था इस तरह की, लेकिन अब जब आप सब 75 में जाएंगे, आपके पास एक ओलंपिक का मेडल है, वो प्रेशर होगा या जो आप प्रोसेस फॉलो कर रही हैं, घर में आपके जिम है, बाहर आप उसी तरह से प्रैक्टिस करती है, वही प्रोसेस से जाएंगी? हर एक कंपटीशन, मैंने बोला ये एक तपस्या होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। और ये एक टारगेट अभी कंप्लीट हुआ है, तो अभी दूसरा एशियन गेम्स के लिए मुझे तैयारी करना है। तो उसके लिए हम सभी बैठ के, कोचेस लोग, सभी लोग बैठ के प्लान बनाते हैं और उसी तरीके से हम एक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये ख़त्म हुआ है, तो एशियन गेम्स के लिए अभी तैयारी करना है। लवलीना, एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको सलाह दूंगा, थोड़ा डिफोकस्ड हुई है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम कीजिए लाइफ में। स्ट्रेस तो रहता ही है और इन स्ट्रेस के बीच ही चलना पड़ता है, क्योंकि बॉक्सिंग ऐसा गेम होता है, रिंग के ऊपर क्या हो सकता है किसी को नहीं पता करना है इसको, इस मेडल को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट तो नहीं करना है, लेकिन मैं खुश हूँ। और मेरा जो टारगेट है वर्ल्ड चैंपियन बनना ही नहीं, मुझे ओलंपिक चैंपियन बनना है, तो फोकस को नहीं हटा सकती हूँ मैं अभी तो मुझे अभी नेक्स्ट के लिए तैयारी। भारत का मान बॉक्सर नीतू ने भी बढ़ाया। उन्होंने 45 से 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। नीतू ने एक तरफा मुकाबले में मंगोलिया के पहलवान को 5-0 से हराया और वर्ल्ड चैंपियन बनी। मैच के बाद नीतू ने कहा कि इस जीत से मैं बहुत खुश हूं। मैं कई सालों से कड़ी मेहनत कर रही हूं और ये पदक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो यहां आपको बता दें कि भारत के नाम कुल 4 पदक। यहां पर आप जो नीतू हैं, उन्होंने परसों गोल्ड मेडल जीता था। परसों 2 पदक आए थे, नीतू और स्वीटी ने, और कल निखत जरीन और लवलीना, यानी 4 गोल्ड मेडल। और भारत का विश्व बॉक्सिंग प्रतियोगिता में ये बेहतरीन प्रदर्शन अब तक का। भारत की लड़कियों ने भारत का मान बढ़ाया। पिछले महीने तुर्की में आए भयानक भूकंप ने भारी तबाही मचाई। 6 फरवरी को आए उस भूकंप ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया। तुर्की की महिला मुक्केबाज राबिया के सर से और उनके परिवार के सर से छत छिन गया।
लेकिन राबिया बुलंद इरादों के साथ तैयारी करती रहीं और दिल्ली में चल रही महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आई। उन्हें पहले राउंड में ही हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी हिम्मत की सब दाद दे रहे हैं। टर्की की ये फ्लाईवेट मुक्केबाज अपने देश की 11 बॉक्सर्स की टीम का हिस्सा हैं, जो दिल्ली में चल रही महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अपना दम दिखाती नजर आईं। लेकिन राबिया के लिए इस बड़े टूर्नामेंट की बॉक्सिंग रिंग तक पहुंचना भी बहुत बड़ा इम्तिहान साबित हुआ। 6 फरवरी को टर्की में आए 7.8 की तीव्रता वाले भूकंप ने पूर्वी टर्की के मालाट्या में राबिया के घर को भी तहस नहस कर दिया। उस वक्त तो हम बस ये सोच रहे थे कि हम यहाँ से बच के कैसे निकले, कैसे अपनी जान बचाए। हम सख्त सर्दी में बिना जूते के बाहर भागे। भूकंप के बाद 10 दिनों तक कार में रहने और मुश्किलों से जूझने के बाद राबिया नेशनल कैंप आ सकी, मगर आसपास मौत और तबाही के मंजर ने उनका हिम्मत कम नहीं पड़ने दिया। राष्ट्रीय शिविर आने से पहले जिंदगी बहुत बदहाल थी। मकान तबाह हो गए थे और सब लोग तंबुओं में रह रहे थे। मौसम बेहद सर्द था और बारिश हो रही थी। जलजले में 5 लोगों के राबिया के परिवार ने जैसे सब कुछ खो दिया था। फिर एक भले शख्स ने उन्हें नेशनल कैंप तक पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया। चूंकि वो एक भूकंप क्षेत्र था, इसलिए बहुत से लोग हमारी मदद के लिए आए। हमने अपनी स्थिति समझाई। उनमें से एक मुझे कैंप लाने को तैयार हुआ। परेशानियों में राबिया और निखर गई हैं। वो कभी निखत जरीन को हराने का भी ख्वाब देखती हैं। निखत एक बहुत अच्छी मुक्केबाज है और उसे हराना गर्व की बात होगी। दिल्ली से रिका रॉय की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी इंडिया में गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान हमने 2 घंटे में आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और जो 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर, अतीक को हत्या का डर लाया जा रहा है प्रयागराज। नंबर 2 पर सावरकर पर राहुल को उद्धव की वार्निंग। नंबर 3, राहुल की सदस्यता पर संसद से सड़क तक उबाल। और नंबर 4 पर बिल्किस के गुनहगारों के साथ बीजेपी के नेता नजर आए। और आखिर में महिला बॉक्सिंग, भारत की बेटियों का परचम।